किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को सुनीता पन्ना का नमस्कार। क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की तीसरी पुस्तक लेकर हाजिर हूँ मैं। इस पुस्तिका का शीर्षक है राजसत्ता। लीजिए सुनिए इसकी पहली कड़ी। राजसत्ता क्या है? राजसत्ता वह हथियार है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा के रखता है। यूं तो आप देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइए, आप कहीं राजसत्ता नाम का कोई साइन बोर्ड नहीं पाएंगे। लेकिन जब शहरों में छटनी, कटौती, महंगाई, बेकारी, मजदूरी में कमी आदि के खिलाफ मजदूर संगठित होकर पूंजीपति के विरुद्ध संघर्ष छेड़ते हैं, हड़तालें करते हैं, तो अमन, शांति और कानून की रक्षा के नाम पर खाकी वर्दी पहने हथियारों से लैस पुलिस आ धमकती है। मजदूरों की यूनियनों के दफ्तरों में ताले जड़ दिए जाते हैं और रातों रात उनके नेता पकड़कर जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। अगर फिर भी खामोशी के साथ मजदूर पूंजीपति का शोषण, उनके द्वारा की जाने वाली छटनी, कटौती आदि को बर्दाश्त करने पर राजी नहीं होते और संघर्ष जारी रखते हैं और जुलूस निकालते हैं, तो दफा 144 लगाकर उनका आंदोलन गैर कानूनी करार दिया जाता है। और अगर मजदूर फिर भी न माने तो अमन और कानून की रक्षा के नाम पर पुलिस के डंडों की बौछार हो जाती है। उनकी बंदूकें निहत्थे गरीबों पर सनसनाती गोलियां उगलने लगती हैं। वे देखते हैं कि अमन और कानून की रक्षा के नाम पर राजसत्ता व्यक्तिगत पूंजी और शोषण की रक्षा करती है। गांवों में किसान की गाढ़ी कमाई का खासा हिस्सा जमींदार छीन ले जाता है। उसे हारी, बेगारी, नजराना, बेदखली आदि का शिकार बनाया जाता है। लेकिन अगर किसान इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जमींदार की फालतू जमीन को अधिक अनुपजाने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ जोत लेते हैं, जमींदार के गुंडों के आतंक के खिलाफ आत्मरक्षा में हाथ उठाते हैं, तो फौरन उन गांवों में सरकारी और सशस्त्र पुलिस के कैंप कायम हो जाते हैं। सामूहिक जुर्माना होता है और इस तरह गांवों में आतंक का राज कायम कर दिया जाता है। किसान देखते हैं कि राजसत्ता भागे हुए जमींदारों को फिर गांव में लाकर बिठाती है, उनकी रक्षा करती है और इस प्रकार अमन और कानून की रक्षा के नाम पर जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार और सामंत शाही शोषण को पनाह देती है। तेलंगाना में भारत सरकार ने अपने इसी स्वरूप का परिचय दिया था। अब सवाल उठता है कि राजसत्ता है क्या? आमतौर पर राजसत्ता शब्द में उन सभी संस्थाओं का बोध होता है जो किसी केंद्रीय सरकार के नीचे काम करती है, जैसे सरकारी पदाधिकारी, फौज, पुलिस, जेल, कचहरी आदि। दूसरे शब्दों में ऊपर की सभी संस्थाओं के जोड़ को राजसत्ता कहते हैं। इसमें से किसी एक विभाग को राजसत्ता नहीं कह सकते। अर्थात अकेले पुलिस या अकेले फौज राजसत्ता नहीं है। राजसत्ता में फौज, पुलिस आदि सब शामिल हैं। राजसत्ता एक तरफ तो आदमियों को सरहदों के दायरे में बांधती है और दूसरी तरफ जनता से अलग और उसके ऊपर एक हथियारबंद संगठन कायम करती है। क्योंकि समाज की श्रेणियों में बढ़ जाने के बाद सबके सहयोग से लोगों का हथियारबंद संगठन संभव नहीं रहा। राजशक्ति का यह हथियारबंद संगठन हर राजसत्ता के जरूरी अंग है। शोषितों को दबाकर रखने में इन हथियारों में सिर्फ फौज और पुलिस ही नहीं, बल्कि जेल, अदालत, दमनकारी कानून आदि सब शामिल हैं, जिनका प्रारंभिक समाज में किसी ने नाम तक नहीं सुना था। फौज, पुलिस, जेल, दमनकारी कानून ये सब आतंक जमाने के साधन हैं। सच तो यह है कि आतंक के आधार पर ही राजसत्ता की इमारत खड़ी होनी है। लेनिन ने कहा था, हिंसा का एक अधिकार ही राजसत्ता है। अमन और कानून के नाम पर राजसत्ता लाठीचार्ज करती है, गोलियां चलाती हैं, लोगों को पकड़कर जेलों में बंद करती हैं,
फांसियां देती है। और यह अमन कानून या कानूनी शासन क्या है? इसका मतलब है जमींदारों का लगान वसूल होते रहे, पूंजीपतियों के हाथों में कल कारखाने कायम रहें, महाजन को सूद मिलता रहे। देश की जनता की मर्जी के खिलाफ अगर राज का काम चलाना है तो आतंक का सहारा लेना ही पड़ेगा। लाखों करोड़ों मजदूर और किसान अपने पसीने की कमाई पूंजीपतियों और जमींदारों को देते हैं। ये प्रथा अगर चालू रखनी है तो भाड़े के आदमी रखकर उनकी मदद से जनता को डरा धमकाकर काबू में रखना ही पड़ेगा। वर्ग समाज में सरकारें इसी तरह के कानूनी आतंक के सहारे चलती हैं और उनके नीचे जनता की आज़ादी कहने भर को रह जाती है। ये बात हमारी भारत सरकार पर भी पूरी तरह से लागू है। जनता को यह आए दिन अहिंसा का पाठ पढ़ाया करती है और खुद हिंसा की बपौती ले बैठी है। आए दिन निहत्थे मजदूरों और किसानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों पर लाठीचार्ज और गोली वर्षा की खबरें अखबारों में आती ही रहती हैं। काले कानूनों के मातहत जनता के कार्यकर्ताओं से जेलें भरती ही रहती हैं। जनता को दबाकर रखने के लिए बनाई गई इन संस्थानों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। शोषक वर्ग ये पैसा भी जनता पर तरह तरह के कर या टैक्स लगाकर उसी से वसूल करता है। अरबों रुपया देश के कोने कोने से सरकारी खजाने पे जमा होता है। इस रुपए से जनता के ही लोग भाड़े पर फौज में भर्ती किए जाते हैं और फिर इन्हीं लोगों से जनता के ही ऊपर लाठीचार्ज होता है, गोलियां चलवाई जाती हैं। पैदावार चालू रखने के लिए शोषक वर्ग दूसरे महकमे भी कायम करता है, जिन्हें आमतौर पर राज सत्ता के जनहितकारी काम कहते हैं। मिसाल के तौर पर नहरों की व्यवस्था। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे राज सत्ता का यह काम बढ़ते जाते हैं। नहर विभाग, यातायात, अस्पताल, शिक्षा, डाक टार, न्याय आदि। इस प्रकार इन सब कामों के लिए राज सत्ता का एक सिविल या असैनिक महकमा खड़ा हो जाता है। सैनिक मतलब दमनकारी संस्थाएं और गैर सैनिक मायने सिविल। ये दोनों महकमे राज सत्ता नाम की मशीन के पुर्जे हैं और इन महकमों के जोड़ को राजसत्ता कहते हैं। लेकिन ये तो हुई राजसत्ता के ऊपरी स्वरूप की बात। उसके असली अर्थात वर्ग स्वरूप को समझने के लिए हमें उसके जन्म की कहानी का पता लगाना पड़ेगा। राजसत्ता का जन्म कैसे होता है? राजसत्ता के असली स्वरूप को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे और किसके फायदे के लिए उसका जन्म हुआ, कैसे वो बढ़कर आज की हालत में आई है और कैसे समय समय पर वह किसी न किसी वर्ग विशेष के हाथ की कठपुतली बनकर उसी के स्वार्थों को पूरा करती आई है। इसको समझकर ही हम उसके भविष्य को भी समझ सकेंगे। मार्क्सवाद परिचय माला की दूसरी किताब पूंजीवादी समाज में बताया जा चुका है कि इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब समाज में श्रेणियां न थी। उस समय समाज के सभी लोगों के हित एक थे, सब मिलकर कमाते थे और पाई हुई चीज को सब मिलकर काम में लाते थे। लोगों के हितों में टकराव न होने के कारण समाज व्यवस्था और सब कामों की देखरेख रस्मों के सहारे बड़े बूढ़े लोग करते रहते थे। सब लोग अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करते थे और उनके कहने पर चलते थे। अगर कोई बाहरी दुश्मन कबीले पर हमला करता था तो बड़े बूढ़ों के नेतृत्व में सब लोग मिलकर उसका सामना करते थे। इसी तरह अगर समाज का कोई आदमी कबीले की रस्मों को तोड़ता था तो सब मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। उस समाज में अमन कायम रखने के लिए या बाहरी शत्रुओं से रक्षा के लिए जनता से अलग और जनता से ऊपर राज सत्ता जैसी संगठन की जरूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे पैदावार के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार बढ़ा वैसे वैसे समाज भी अलग अलग श्रेणियों में बंट गया। समाज का ये बंटवारा सबसे पहले गुलामों के मालिक व गुलामों की शक्ल में सामने आया। मालिकों का हित था उनसे काम लेने में, गुलामों को अधिक से अधिक चूसने में, और गुलाम चाहते थे शोषण से छुटकारा पाना। ऐसी हालत में दास प्रथा या गुलामों की व्यवस्था चालू रखने के लिए ये जरूरी था कि गुलामों के मालिक हथियारों से लैस आदमियों का एक ऐसा संगठन कायम करें जिसके द्वारा समय पड़ने पर वे गुलामों की बगावत को दबाकर अमन कायम रख सकें, गुलामों को काम करने पर मजबूर कर सकें और कोई गुलाम भागने की कोशिश करे तो उसे सजा दे सकें। हथियारबंद लोगों का यह संगठन राज सत्ता की पहली शुरुआत थी। इतिहास के हर युग में इस तरह के हथियारबंद जत्थे, फौज, पुलिस आदि राज सत्ता के जरूरी अंग रहे हैं और इनका काम रहा है कि समाज पर संपत्ति के मालिक वर्ग की हुकूमत को कायम रखना। और ये बात दास युग, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग तीनों में एक जैसे लागू होती है।
इतिहास में समय समय पर आर्थिक व्यवस्था और उसकी श्रेणी संघर्ष का रूप बदलता रहा, लेकिन राजसत्ता ने हर समय एक ही काम पूरा किया। वो है उस समय की समाज व्यवस्था की रक्षा व हिफाजत और हुकूमत करने वाले वर्ग की व्यवस्था को समाज के बाकी लोगों पर जबरदस्ती लादना। दास प्रथा के युग में राजसत्ता मालिकों के हक में गुलामों को दबाती थी। सामंतवादी युग में वो राजाओं, सामंतों, जागीरदारों के हितों की रक्षा करती थी और किसान और कमियों पर सामंतवादी व्यवस्था लादती थी। इसी तरह पूंजीवादी युग में राजसत्ता पूंजीपतियों की संपत्ति और पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की रक्षा करती है। समाजवादी राजसत्ता मजदूर वर्ग के हित में समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करती है और मजदूरों व मेहनतकशों के वर्ग शत्रुओं को दबाती है। हमने देखा कि समाज में श्रेणियों के जन्म के साथ ही राजसत्ता का भी जन्म हुआ और उससे पहले राजसत्ता नाम की कोई चीज समाज में न थी। हमने ये भी देखा कि राजसत्ता का जन्म एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में हुआ था और चाहे कोई उसे अच्छा समझे या बुरा, एक विशेष सामाजिक अवस्था में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एंगल्स के शब्दों में राजसत्ता किसी भी प्रकार से कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो समाज पर बाहर से लादी गई है। राजसत्ता समाज के विकास की एक निश्चित अवस्था में उसकी उपज है। राजसत्ता का होना ये मतलब रखता है कि समाज इस प्रकार के अंतर विरोधों में फंस गया है जिन्हें हल नहीं किया जा सकता। वह दो विरोधी शक्तियों में बट गया है जिनमें मेल नहीं हो सकता, जिनसे छुटकारा पाने में वो असमर्थ है और कहीं यह विरोधी शक्तियाँ, विरोधी आर्थिक हितों वाले ये वर्ग अपने निष्फल संघर्ष में एक दूसरे को तथा स्वयं समाज को निगल न जाएं, इसके लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो इन विरोधी शक्तियों के संघर्ष की उग्रता को कम कर सके और उन्हें व्यवस्था की सीमाओं के भीतर रख सके। और यह शक्ति जो समाज से पैदा होती है लेकिन जो अपने को समाज के ऊपर रखती है और क्रमशः अपने को समाज से पृथक कर लेती है, यही राजसत्ता है। राजसत्ता का वर्ग स्वरूप क्या है? समाज में पैदावार के साधनों पर जिस वर्ग का अधिकार होता है, या यूं कहिए कि समाज में आर्थिक दृष्टि से जो वर्ग ऊंचा होता है, वह अपनी आर्थिक ताकत के सहारे राजनीतिक ताकत पर भी अधिकार कर लेता है और फिर राजनीतिक ताकत के सहारे मेहनतकश वर्ग का शोषण करता है और उसे दबाकर रखता है। मालिक वर्ग या पैसे वाला वर्ग राजसत्ता को समाज के दूसरे लोगों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और इस तरह उसके जरिए अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूत बनाता है। इतिहास हमें बताता है कि जब से समाज श्रेणियों में बटा है, तभी से हथियारबंद ताकत की भी बुनियाद पड़ी है और तभी से हुकूमत करने वाला वर्ग इस हथियारबंद ताकत को शोषितों, दलितों और गरीबों को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। सिविल या गैर सैनिक महकमे भी हुकूमत करने वाले वर्ग का ही स्वार्थ पूरा करते हैं और इस प्रकार वे भी अपने समय की आर्थिक व्यवस्था को कायम रखने के औजार के अलावा और कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर जब राजसत्ता शिक्षा का भार अपने ऊपर लेती है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है शोषक वर्ग के बच्चों को हुकूमत करना और गरीबों के बच्चों को कलरकी करना, नौकरी करना, अफसरों के सामने सर झुकाना आदि सिखलाना। रेलों और सड़कों का जाल मुख्यतः इसलिए बिछाया जाता है कि पूंजीपतियों का तैयार माल आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सके और वहां का कच्चा माल औद्योगिक केंद्रों पर लाया जा सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अमन और कानून की रक्षा में जल्द से जल्द सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके और शोषण के खिलाफ जनता की बगावत को आसानी से दबाया जा सके। ये सही है कि शोषक वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई इन रेलों व सड़कों से जनता को काफ़ी सहूलियत हो जाती है, किंतु शोषक वर्ग के सामने मुख्य उद्देश्य जनता की सहूलियत नहीं होता। यही बात राजसत्ता के सभी महकमों के बारे में भी कही जा सकती है। अपने देश की सरकार को लीजिए, कहने को तो वो जनवादी सरकार है जिसे जनता के चुने हुए लोग चलाते हों, लेकिन अगर हम सरकार के अभी तक के पिछले कारनामों पर एक सरसरी निगाह डालें तो फौरन पता चल जाएगा कि इसका वर्ग स्वरूप क्या है, अर्थात ये किसकी राजसत्ता है। पिछले सालों में जहां कहीं भी रियासतों की जनता ने रजवाड़ों, नवाबों और जागीरदारों के खिलाफ जमीन की लड़ाई छेड़ी, उन जगहों पर यह सरकार
सामंतवादियों की सरकार के लिए पहुंची। उसने राजाओं नवाबों की रक्षा में गरीब किसानों के घर उजाड़े, उन पर गोलियां चलाई और आतंक का राज कायम किया। निज़ाम की रक्षा में तेलंगाना के किसानों पर किए गए जुल्मों की कहानी अभी ताज़ी है। सरकार ने रजवाड़ों की दौलत और जायदाद को जब्त नहीं किया, उल्टे उनके लिए इस दौलत और जायदाद के अलावा करोड़ों रुपयों का गुजारा बांध दिया। इस तरह उसने जमींदारी खत्म करने के नाम पर ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे जमींदारों को 4 अरब रुपए मुआवजा दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार सामंतवादियों के हितों की रक्षा करती है। औद्योगिक क्षेत्र में इस सरकार की नीति इजारेदारों, मुनाफाखोरों और काला बाजार वालों को फायदा पहुंचाती है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सामंतवादियों की राजसत्ता थी, फिर उस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और वो हमारे देश की जनता को कुचलने के लिए अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गई। अंग्रेजों के समय राजसत्ता हम पर विदेशी गुलामी लादने के लिए साम्राज्यवादियों के हाथ का सीधा हथियार थी और उससे साम्राज्यवादियों के हितों की रक्षा होती थी। पिछली लड़ाई के बाद देश में जो संघर्ष हुए उनसे अंग्रेजों ने देखा कि पुराने तरीके से भारतीय जनता का शोषण करना आसान नहीं रहा। देश के इजारेदार पूंजीपति भी क्रांतिकारी उभार से डरे हुए थे। इस परिस्थिति में दोनों में समझौता हो गया और अंग्रेजों ने 1947 में देश के शासन सत्ता भारतीय पूंजीपति वर्ग को सौंप दी। अब राजसत्ता पर देश के इजारेदारों, पूंजीपतियों और सामंतवादियों का अधिकार है। इस राज सत्ता का अंग्रेजी साम्राज्यवादियों से कॉमनवेल्थ की सदस्यता के रूप में गहरा संबंध है। इस राज सत्ता का काम है इजारेदारों और बड़े बड़े पूंजीपतियों और सामंतशाहों के हितों की रक्षा करना और उनकी सम्मिलित और अलग अलग लूट के खिलाफ जनता की क्रांतिकारी भावनाओं को दबाकर रखना। यह इसका वर्ग स्वरूप है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.सहकारradio.com विजिट कर सकते हैं। ताज़ा कार्यक्रमों के अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अब अगली कड़ी में। फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी सुनीता पन्ना को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।